हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं वीरेश सर तमकुहीराज कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग पुनः डेरिवेशन के क्रम में आज के लेक्चर में हम लोग प्रकाशिकी चैप्टर से क्लास 12 के कक्षा 12 के प्रकाशिकी चैप्टर से ही इसके पहले वाली वीडियो में जैसे आप लोग ने देखा है, प्रकाशिकी चैप्टर का ही एक प्रकार की पहला ही डेरिवेशन प्रिज्म से अपवर्तनांक का सूत्र जो है देखे थे। इसके बाद हम लोग दर्पण से ही आपका अगला डेरिवेशन दर्पण के अवतल और उत्तल दोनों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से हम लोग जो फोकस दूरी के सूत्र का डिराइव करेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सबसे पहले अवतल दर्पण से हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। उसके बाद पुनः जो है आपका उत्तल में देखेंगे। तो पहले अवतल में आइए देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण से जो फोकस दूरी निकलता है कैसे जो है हम उसको जो है निकालेंगे। आइए देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा चेंज कर ले स्लाइड। एक मिनट बस। आइए देखते हैं अवतल दर्पण। चलिए ब्लैक ही सही। अवतल अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र, फोकस दूरी का सूत्र अवतल दर्पण के लिए हम निकालेंगे फोकस दूरी का सूत्र। आइए देखते हैं अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए मालूम है आप लोगों को कि अवतल और उत्तल दोनों में फोकस दूरी का सूत्र जो आता है सेम आता है, बस अंतर बस आपका उसके डेरिवेशन करने में है और फिगर में। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। चूंकि किताब में देखेंगे तो बहुत सारा मतलब डेरिवेशन जो किया इतना लंबा चौड़ा में डेरिवेशन किया है कि देखकर हमें लगता है कि चूंकि ये डेरिवेशन हाई स्कूल में भी है और इंटर में भी है, तो हाई स्कूल के बच्चे को तो बिल्कुल हवा नहीं लगता है, लेकिन इंटर में हवा लगता है, लेकिन थोड़ा सा पंचौरा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपका अन्य दूसरे मेथड से हम आपका इसका डिराइव करेंगे। थोड़ा गौर कीजिएगा अवतल दर्पण के लिए। यहाँ पर फिगर हम दूसरे कलर से बना रहे हैं, थोड़ा गौर कीजिए। चलिए रेड कलर से ही। यह एक अवतल दर्पण है, मान कर चलिए यह अवतल दर्पण है। यह आपका अवतल दर्पण है, मान कर चलिए इसका यह मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव P है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्य अक्ष पर ही एक बिंदु, मान के चलो यहाँ पर एक बिंदु O है और इसका मान के चलिए यहाँ फोकस दूरी और यह इसका वक्रता केंद्र C है। यहाँ से एक किरण हम भेज रहे हैं इस दर्पण पे, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, यह आपतित किरण है। अब रहा बात कि जब आपतित किरण इस पर भेजे है तो ये परावर्तित होगा कहीं ना कहीं, तो परावर्तित होगा। तो परावर्तित चूंकि हम जो है आपका पढ़े हैं, ये आपका तल है, यहाँ पर आपतित किरण आ रही है, आने के बाद फिर परावर्तित हो रही है, बीच में अभिलंब है, तो ये आपतन कोण I होता है और ये परावर्तन कोण R होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो अगर हम अभिलंब डाल दें तो अभिलंब याद रखिएगा कि अभिलंब वक्रता केंद्र से ही डालेंगे। यहां से अगर अभिलंब हम डाल दें, ये हमारा अभिलंब है, तो अभिलंब है तो यह कोण जो बनेगा वह कोण होगा आपका
आपतन कोण जिसको आई कहा जाता है, दिखाई दे रहा है आई। चलिए इस फिगर को पुनः एक बार और हम बना रहे हैं, क्योंकि ये फिगर आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इस फिगर को पुनः हम शेप के माध्यम से बना रहे हैं, गौर कीजिएगा। थोड़ा सा दूसरा कलर लेकर बना रहे हैं, मानकर चलिए कि कौन सा कलर ले ले, पीले कलर, पीला कलर में, चलिए ब्लैक में ही बना रहे हैं, गौर कीजिएगा। चलिए यह एक आपका जो है अवतल दर्पण है, जिस पर कलई है, इधर तो कांच होगा, पूरा एक कांच भरा हुआ है, तो कांच है, ठीक। यह अवतल दर्पण है। अब यहां से देखा जाए तो इसके अगर एक मुख्य अक्ष की बात करें तो यह इसका मुख्य अक्ष है, यह इसका मुख्य अक्ष हुआ। यहाँ से एक किरण हम भेज दे रहे हैं, मानकर चलिए कि इस मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष पर बिंदु, मानकर चलिए कि ये बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु F है, यहाँ पर मानकर चलिए C है, यहाँ पर एक बिंदु O, एक बिंदु है जहाँ से हम एक किरण, जो बिंदु है यहाँ एक वस्तु है जहाँ से हम किरण भेज रहे हैं, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। यहां से एक जो हम किरण भेज रहे हैं, मान के चलिए एक किरण आपका आपतित किरण है, और इसके बीच में अगर अभिलंब की बात करें तो C से ही अभिलंब जाता है, तो मान के चलिए ये अभिलंब है, अभिलंब हो गया। तो यहां से परावर्तित होने के बाद ये किरण पुनः आपका अगर देखा जाए तो परावर्तित होने के बाद ये किरण पुनः जो परावर्तित होकर उतना ही एंगल पर कहीं ना कहीं आएगी, मान के चलो यहाँ पर ये किरण मानकर चलो परावर्तित होकर आई है। थोड़ा सा हम जो है फोकस को थोड़ा सा और आगे कर दे रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर मान के चलिए फोकस है, यह फोकस हो गया। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, आपका अभिलंब है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, अब गौर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे यह जो एक वस्तु है, जो आपका आपतित किरण, वस्तु से आपतित किरण गई है, जाने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद ये आपका परावर्तित किरण हुई है। अब यहाँ देखा जाए तो यह कोण जो बनेगा, यह जो कोण, यह जो है आई होगा, आपका यहाँ दिखा दे रहा है आई होगा, और ये जो कोण होगा वह जो है आर होगा, कंफर्म है। अब देखिए यह जो कोण बना हुआ है, इसको मान लेते हैं हम अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, और इसको मान लेते हैं गामा, अल्फा बीटा और गामा, यह इसका ध्रुव है P। अब यहां देखा जाए तो O से, जहां वस्तु रखा गया P की दूरी, O से P की दूरी को हम कहते हैं आपका U, चूंकि दर्पण के आगे है तो आगे माइनस होता है, जो पड़े है दर्पण में, तो यह U हो गया माइनस का। C से अगर दूरी देखा जाए तो इसको R कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या, और जहां प्रतिबिंब बना है मान के चलो ये I है, यहां से दूरी अगर देखा जाए तो माइनस का V होगा, ये आपका दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट। फिर देख लीजिए यह एक दर्पण है, यहाँ से मुख्य अक्ष पर एक जो है वस्तु O रखे हैं, और यहाँ से एक किरण आपतित किरण गई हुई है, बीच में अभिलंब है आपका, अभिलंब, यह किरण जो आपतित किरण जाने के बाद फिर जो है परावर्तित हुई है, तो आपतित किरण आई बना है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बना हुआ है। अब इसमें देखा जाए तो हम इस कोण को अल्फा माने, इसको बीटा, इसको गामा, और इस बिंदु को मान ले रहे हैं यम, यम वह बिंदु है, ठीक। यह जो दूरी होगा जहां से वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को U कहा जाता है, आगे है तो माइनस U। C से P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहा जाता है, माइनस R होगा, आगे है। फिर I, जहां प्रतिबिंब बना है वहां से P के बीच की दूरी को V कहा जाता है, आगे है तो माइनस V लिखे हैं,
कोई दिक्कत, फिगर में कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले रहा है यम ओ सी में त्रिभुज माना वगैरह मान लीजिएगा, क्योंकि अब यह जो है हम लोग का तैयारी के मूड में हम लोग हैं, तैयारी कर रहा है, तो ये सब बातें मानने वाला तो पहले बताया जा चुका है। अब फास्ट केवल हम डेरिवेशन जो है देखेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो यम ओ सी में आते हैं, त्रिभुज यम ओ सी में दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है यम ओ सी में बात करें तो यहाँ एक गौर कीजिएगा, यह एक त्रिभुज है यम ओ सी इसमें। तो यहाँ इस प्रकार ये त्रिभुज है, तो गौर कीजिएगा, ये कोण है आई और ये कोण है आपका अल्फा। तो ये बाहर वाला कोण होता है, उसको बहिष्कोण कहा जाता है, जो बीटा है यहाँ पर। तो इन दोनों के योग के बराबर ये होता है बहिष्कोण। पर में आप पढ़े हैं 10 में 9 में, बहिष्कोण जो होता है अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो उसी के अनुसार अगर देखा जाए तो गौर कीजिएगा थोड़ा सा, हम लिख रहे हैं आपका बीटा बराबर हो जाएगा आर प्लस आई, अल्फा प्लस आई, यानी बीटा बराबर, या लिख सकते अल्फा प्लस आई इजिकल टू हो जाएगा बीटा। अल्फा कोण और आई बराबर होगा बीटा के बराबर, या यहां से अगर आई की वैल्यू निकाल दे तो आई बराबर हो जाएगा बीटा, इधर जाएगा तो माइनस के अल्फा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। इसी तरह अब हम आते हैं यम, अभी इस त्रिभुज में लिए थे, अब ले रहा है यम आई सी में, इस त्रिभुज में यम आई सी में, त्रिभुज यम आई सी में, यम आई सी की बात करें तो इसमें भी वही काम, बीटा और आर मिलकर गामा के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं गामा बराबर, या बीटा प्लस आर बराबर लिख देंगे गामा, बीटा प्लस आर बराबर गामा। गामा बहिष्कोण है, तो यहां से आर की वैल्यू निकाले तो आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। इसको इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे काम करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार देखा जाए, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम से बात करें तो कोण आई होगा कोण आर के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है, जानते ही है। तो चूंकि ये आई है ये आर है, दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। बीटा को एक पास कर ले रहा है, ये इसके पास आएगा तो बीटा प्लस बीटा इक्वल टू गामा अब प्लस अल्फा हो जाएगा। यहां से अगर देखा जाए तो टू बीटा बराबर हो जाएगा गामा प्लस अल्फा। ये काम करते हैं, यहां से इसको इक्वेशन थर्ड मान ले रहा है, तीसरा। अब एक काम करते हैं, अल्फा बीटा का मान वहां से निकाल दे रहा है, अल्फा बीटा गामा का मान इसमें से निकाल रहा है। क्योंकि एक सूत्र हम पढ़े हैं, आप लोग जानते हैं, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहां से अगर अल्फा के मान निकाले, अल्फा बराबर, अल्फा कोण है और चाप या यम पी चाप है, और त्रिज्या यानी अल्फा ले रहा है, तो यहां से ओ से लेकर पी के बीच की दूरी, यानी लिख सकते हैं अल्फा बराबर यम पी, चाप हो गया यम पी या बटे त्रिज्या हो जाएगा ओ पी। उसी तरह अगर बीटा की बात करें, तो बीटा यह है, तो चाप तो वही होगा यम पी, अब बटे आपका सीपी, त्रिज्या हो जाएगा सीपी। और यदि गामा की बात करें तो गामा बराबर हो जाएगा आपका, गामा ये है तो चाप वही होगा यम पी, अब बटे यह हो जाएगा आईपी। ये मान उठाकर इसमें हम भर दे रहे हैं, इस इक्वेशन में लिख सकते हैं अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर समीकरण 3 में रखें हम अल्फा बीटा गामा का मान, तो समीकरण 3 यहाँ हमारा है 2 बीटा, तो 2 गुणे बीटा का मान यहाँ निकला है एम पी बटे सीपी, और बराबर हो जाएगा गामा का मान अगर देखा जाए तो एम पी अब बटे आई पी,
फिर प्लस अल्फा, अल्फा का मान रखें तो अल्फा का है MP अपान OP, यह हो जाएगा। मान रख दिए, MP इधर भी है, MP इधर है, इधर कॉमन कर ले, फिर MP से MP कैंसिल हो जाएगा, MP इधर भी है इधर भी है, तो दोनों तरफ है तो कैंसिल होगा ही होगा। और फिर अगर देखें तो यहाँ बचा 2CP इजिकल टू 1/IP प्लस 1/ आपका OP। 1 यहाँ MP खत्म हो गया है, MP से MP बर्बाद, अब जो बचा वही ना लिखे हैं, तो यहाँ 2 बचा तो 2 बचा CP, यहाँ 1 कुछ नहीं बचा, 1/IP और 1/OP। आगे देखते हैं, 2/CP का मान भर दे रहा है, C से लेकर P का मान है -R, तो -R लिख देंगे इजिकल टू 1/IP, I से लेकर P के बीच की दूरी को -V कहा जाता है, -V प्लस 1/OP, O से लेकर P के बीच की दूरी को -U कहते हैं, -U हो गया। अब देखा जाए तो माइनस नीचे है तो माइनस कॉमन करके इस माइनस से कैंसिल, 2/R बराबर 1/V प्लस 1/U। अब यहाँ गौर से देखिएगा थोड़ा सा, तो 2/R को हम लिख सकते हैं 2F, R बराबर 2F होता है, R को 2F लिखे हैं क्योंकि R बराबर 2F होता ही है, इजिकल टू 1/V प्लस 1/U, 2 से 2 कैंसिल, यानी सब मिलाकर अगर देखा जाए तो 1/F इजिकल टू 1/V प्लस 1/U। ये हमारा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र रहा। कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई समस्या हो तो तुरंत कमेंट में बताइएगा। यह जो है यहाँ नहीं समझ में आया, चाहे ऐसी है, वीडियो को 1 2 बार 3 बार करके देख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल इजी आपका तरीका से बताया गया, एकदम सरल तरीका से बताया गया। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पुनः हम लोग जो है अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।